प्लीज कंफर्म. इज ऑडियो ओके ना? ऑडियो वीडियो एवरीथिंग ओके? इज ऑडियो वीडियो ओके? प्लीज कंफर्म. वन मिनट. यस ओके ओके, थैंक यू वेरी मच. सो स्टार्ट करते हैं डियर सेशन. सो इन प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेक्टर्स. वेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था. तो डिस्कशन अपना कंटिन्यू करेंगे और आज हम कुछ लॉ ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे. ठीक है. एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट द चैप्टर 1 ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स टुडे. ओके. प्रीवियस चैप्टर में किसी को कोई, या प्रीवियस जो हमने लेक्चर लिया था वेक्टर्स पे, अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज आस्क, देन वी विल स्टार्ट दिस सेशन. किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक है, कल के लेक्चर में कुछ पूछना हो, कोई डाउट नहीं है किसी का? ओके. सो स्टार्ट करते हैं. ओके चलो भाई. देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था. ओके. वेक्टर एडिशन के बारे में बात की थी. सबसे पहले हमने यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझा था कि यूनिट वेक्टर क्या है. यूनिट वेक्टर हम यूज किस लिए करते हैं? डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं यूनिट वेक्टर को. ठीक. हम किस डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? आई कैप लगा देंगे तो एक्स डायरेक्शन, वाई कैप लगा देंगे तो जे कैप लगा देंगे तो वाई डायरेक्शन, के कैप लगा देंगे तो जेड डायरेक्शन. ओके. और हमने वेक्टर एडिशन की बात की थी. वेक्टर एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार उसको रिकैप करते हैं जल्दी से. और फिर क्योंकि आज हम जो स्टडी करने वाले हैं ट्रायंगुलर लॉ एंड पॉलीगन लॉ, वो वेक्टर एडिशन पे ही बेस है. ठीक है. सो वेक्टर एडिशन की हमने बात की थी. तो कैसे हम टू वेक्टर्स को ऐड करते हैं जल्दी से देख लेते हैं भाई. ठीक है. फिर यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं. टू वेक्टर्स को ऐड करना है, कैसे करेंगे देखो. सपोज दिस इज अ वेक्टर, ये कोई वेक्टर है. इस वेक्टर को अगर मेरे को ऐड करना है किसके साथ? दैट इज इस वेक्टर के साथ. इन दोनों वेक्टर को अगर मेरे को क्या करना है? ऐड करना है. ठीक है. इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है और रिजल्टेंट फाइंड करना है. तो कैसे करते हैं? दैट इज सेकंड वेक्टर को एज इट इज उठा के फर्स्ट वेक्टर पे लगा देंगे. दैट मींस सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे प्लेस करना है ना. तो क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करेंगे. दैट इज फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करेंगे इस तरह से, दिस. देन क्या करेंगे? सेकंड वेक्टर को यहां से उठाएंगे एज इट इज और फर्स्ट वेक्टर के ऊपर ऐसे प्लेस कर देंगे. सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे प्लेस कर देंगे. ये हो गया दो वेक्टर्स का एडिशन. अब इनका रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट मींस फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देंगे भाई. फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देंगे. तो ये आ गया इन दोनों का, दैट इज रिजल्टेंट. ये आ गया इनका एडिशन. So if this is vector A and this is vector B, so this is dear, if I am saying this is vector C, so vector C is equals to vector A plus vector B. This is how we can add vectors. इस तरह हम vectors को add कर सकते हैं. ठीक है. और सिर्फ टू vectors को ही नहीं dear, हम कितने भी vector को add कर सकते हैं. इस तरह से कितने भी vector को add कर सकते हैं. ठीक है. देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, सपोज दिस इज अ कोई वेक्टर, ये कोई वेक्टर है. ठीक है. दिस इज अनदर वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर. ये थ्री वेक्टर्स को अगर आपको ऐड करना है, थ्री वेक्टर्स को अगर आपको ऐड करना है और इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है ना. थ्री वेक्टर्स को ऐड करना है, इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है. कैसे करेंगे? देखो प्रोसीजर सेम ही रहने वाला है. क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर को उठाएंगे, फर्स्ट वेक्टर को लगा दिया एज इट इज. उसके बाद सेकंड वेक्टर को उठाएंगे, फर्स्ट वेक्टर के ऊपर प्लेस कर देंगे एज इट इज. सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे प्लेस कर देना है. इसको उठाओ और यहां पे एज इट इज लगा दो. दिस. क्या करना है? थर्ड वेक्टर को एज इट इज उठाओ, सेकंड वेक्टर के ऊपर प्लेस कर दो, है ना. थर्ड वेक्टर के टेल को सेकंड वेक्टर के हेड पे प्लेस कर दो एज इट इज. इसको उठाओ और यहां पे लगा दो. ये हो गए थ्री वेक्टर्स ऐड. अब इनका रिजल्टेंट, इनका एडिशन कैसे शो करेंगे? फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दो भाई. फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देंगे. तो ये आ गया इनका रिजल्टेंट. दिस विल बी दी रिजल्टेंट. इफ दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी. सो इफ आई एम सेइंग दिस इज वेक्टर डी, सो वेक्टर डी क्या होगा यहाँ पे? वेक्टर डी इज इक्वल्स टू दी समेशन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी. इन दिस मैनर डियर, you can add
n नंबर ऑफ वेक्टर्स, n नंबर ऑफ वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हो। क्या करना है, वेक्टर्स को उठाओ, ऊपर प्लेस कर दो, ठीक है। चलो अब इसी पे बेस्ड अपन करते हैं क्या, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस। देखो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस वेक्टर एडिशन पे ही बेस्ड है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस बेस्ड ऑन वेक्टर एडिशन। कैसे, सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे करेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस से। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस डियर हम फाइंड करते हैं टू फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। If we want to find out the resultant of two forces, suppose two forces are acting at a particle, किसी पार्टिकल पे अगर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं और उन दोनों फोर्स का आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो हम ट्रायंगुलर लॉ की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ओके, एंड इट इज दिस ट्रायंगुलर लॉ, दिस इज द ग्राफिकल मेथड, दिस इज डियर ग्राफिकल मेथड। तो क्या ये एग्जाम में आ सकता है? एग्जाम में आने के इसके चांस ना के बराबर हैं। तो पढ़ क्यों रहे हैं? नॉलेज होना चाहिए कि आप तो स्टेटमेंट ही पूछ ले, क्योंकि आपके सिलेबस में गिवन है लॉ ऑफ फोर्सेस स्पेशली मेंशन किया हुआ है। हो सकता है स्टेटमेंट ही पूछ ले आपसे ऑप्शंस में ना, तो पता होना चाहिए आपको। एनालिटिकल मेथड से फॉर्मूला लगा के कैसे फाइंड करते हैं वो हम पहले ही देख चुके हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से हम दैट इज डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के टू फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस क्या है हमारा? ग्राफिकल मेथड है। क्या इसका स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं भाई। सो इट स्टेट्स इफ टू फोर्सेस एक्टिंग simultaneously on a particle, if two forces acting simultaneously on a particle be represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle, अगर दो फोर्सेस जो किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं, अगर मैं उन दोनों फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दूं ट्राइंगल की टू साइड से, ठीक है, उन दोनों फोर्सेस को अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं ट्राइंगल की टू साइड से, एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, टेकन इन ऑर्डर। इसका क्या मतलब है अभी इसकी बात करूंगा मैं। देन देयर रिजल्टेंट में बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो ट्राइंगल की थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगी, है ना। और टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, यहां पे क्या बोला था? टेकन इन ऑर्डर, यहां पे बोल सकते हैं टेकन इन सेम ऑर्डर। और जो रिजल्टेंट होगा वो टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। क्या मतलब है इन चीजों का? चलो समझते हैं, समझते हैं। सपोज कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे डियर टू फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ फोर्स, ये कोई एक फोर्स एक्ट कर रहा है ऐसे, और इस पार्टिकल पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक। सपोज दिस इज फोर्स P एंड दिस इज फोर्स Q एंड यू नीड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस का डियर आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो ट्रायंगुलर लॉ अगर अपन लगाएंगे तो क्या करेंगे? ट्रायंगुलर लॉ क्या बोलता है? अगर ये दो फोर्सेस ट्रायंगल की टू साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले इन दो फोर्सेस से ट्रायंगल की टू साइड रिप्रेजेंट करवा लेते हैं। कैसे करवाएंगे? देखो भाई, देखो, दैट मींस अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो आपको वेक्टर एडिशन ही करना है। अगर आपको इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है ना, इसका मतलब आपको इन दोनों को ऐड करना है, इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है। फोर्स क्या है? फोर्स वेक्टर ही तो है। इन दोनों वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, सिंपल, ठीक है। तो क्या करेंगे? ये आ गया वेक्टर P, दिस इज वेक्टर P, दिस इज वेक्टर P, और वेक्टर P को वेक्टर Q के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। Q को यहां से उठाएंगे, एज इट इज यहां पे प्लेस कर देंगे। सो दिस इज वेक्टर Q, वेक्टर Q, ठीक है। अब ये दो फोर्सेस डियर, ठीक है, अब ये दो फोर्सेस और ये दो वेक्टर्स, कुछ भी आप बोल सकते हो, ट्राइंगल की अगर टू साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्राइंगल की टू साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी, ठीक है, ट्राइंगल की थर्ड साइड कौन सी होगी? अगर मैं इसको क्लोज कर दूं यहां से, अगर मैं इसको यहां से क्लोज कर दूं तो यही तो होगी ना ट्राइंगल की थर्ड साइड। ये देखो, यही तो होगी ट्राइंगल की थर्ड साइड। ये अगर मैं इसको यहां से क्लोज कर दूं, ये जो थर्ड साइड होगी ट्राइंगल की, ये इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये बोलता है बस ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस। लेकिन डायरेक्शन किधर होगी? टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर मतलब, अब इसको समझते हैं, जो यहां पे टेकन इन सेम ऑर्डर और टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर लिखा है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं सेम ऑर्डर में ट्राइंगल बनाऊं तो कैसे बनेगा? इधर देखो, सेम ऑर्डर में कैसे चलेगा? ये एक साइड होगा ट्राइंगल का, दिस इज अनदर साइड ऑफ ट्राइंगल डियर, एंड दिस इज अनदर साइड ऑफ ट्राइंगल। ये ऐसे आएगा, ये सब सेम ऑर्डर में चला ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये तीनों जो मैंने लगाए हैं सेम ऑर्डर में लगा दिए, ठीक है। बट ये क्या बोल रहे हैं? जो रिजल्टेंट आएगा ना,
वो रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में आएगा। अपोजिट ऑर्डर मतलब एक्चुअल में ये आपका आया फर्स्ट साइड, ये आया सेकंड साइड, थर्ड साइड का डायरेक्शन इधर आना चाहिए ना, बट अपोजिट ऑर्डर में लेंगे तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन आर, दिस, एंड दिस आर इज नथिंग बट पी प्लस क्यू। ये वेक्टर एडिशन तो है एक्चुअल में, ये वेक्टर एडिशन ही तो है, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन, ठीक है, टू वेक्टर्स को ऐड करना और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस सेम ही चीज है, बस वेक्टर एडिशन का एप्लीकेशन है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस। वेक्टर एडिशन का एप्लीकेशन है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अगर ये दो जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, अगर मैं इनको ट्रायंगल की टू साइड से रिप्रेजेंट कर दूं, मतलब इनको मैं एक के आगे एक प्लेस कर दूं, तो जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी ऑपोजिट ऑर्डर में, ठीक है, सेम ऑर्डर तो ऐसे होना चाहिए था ना इधर की साइड, बट इधर ऑपोजिट ऑर्डर लिया है ना, इधर की तरफ लिया है। अपोजिट ऑर्डर में अगर जो थर्ड साइड होगी, वो थर्ड साइड किसको रिप्रेजेंट करेगी, इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हाँ, एग्जांपल से सपोज कोई बॉडी है, समझो भाई समझो, सपोज ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इस बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। सपोज एक फोर्स तो ऐसे एक्ट कर रहा है इस बॉडी के ऊपर, ये लाइक दिस, ठीक है, और इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है लाइक दिस, ठीक। सपोज आई एम सेइंग दिस इज फोर्स F1 एंड दिस इज फोर्स F2, ठीक है। समझना कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो बता रहा हूं, एप्लीकेशन कैसे होगा इसका। सपोज मैं बोल रहा हूं डियर F1 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, F1 इक्वल्स टू 10 न्यूटन एंड F2 इक्वल्स टू 15 न्यूटन, F2 इक्वल्स टू 15 न्यूटन, F2 इक्वल्स टू 15 न्यूटन, ठीक है। अब इस बॉडी के ऊपर ये टू फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं F1 F2 एंड यू नीड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स आएगा ना, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा, ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों फोर्सेस का मैं क्या करूंगा, वेक्टर एडिशन कर दूंगा, सिंपल। इन दोनों फोर्सेस का क्या कर दूंगा, वेक्टर एडिशन कर दूंगा। तो वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, दैट इज वेक्टर्स ड्रॉ करके, है ना। ये तो फोर्सेस तो न्यूटन में है, और जो हम वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे अपना स्केल से ड्रॉ करेंगे। स्केल में तो स्केल हमारे पास क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। सबसे पहले न्यूटन को स्केल करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो मैं कोई भी एक स्केल अज्यूम कर लेता हूं। क्या स्केल लेंगे, सपोज मैंने बोला, सपोज आई एम सेइंग 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, 1 न्यूटन इक्वल्स टू, और 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। एक न्यूटन को मैंने अज्यूम किया 1 सेंटीमीटर। तो जो अब मैं F1 ड्रॉ करूंगा ना, F1 कितने सेंटीमीटर का आएगा, F1 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, है ना। और F2 कितना आएगा, F2 आएगा 15 सेंटीमीटर, F2 कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, देखो दैट इज ये आ गया F1, ये आ गया F1, ये F1 आ गया, ठीक। दिस इज F1 कितना 10 सेंटीमीटर का, सपोज मैंने ये ड्रॉ किया, सपोज 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया है स्केल से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, F2 इसको एज इट इज उठा के यहां पे प्लेस कर देना है, ठीक है। रिजल्टेंट निकालना है, दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, सिंपल। इसको यहां से उठा के एज इट इज यहां पे प्लेस कर देना है। तो यहां पे प्लेस करेंगे और कितना लेंथ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। कितना लेंथ जाएगा डियर, 15 सेंटीमीटर। दिस इज F1 कितना है 10 सेंटीमीटर। दिस इज F2 कितना है, दैट इज 15 सेंटीमीटर, ओके। अब आपको डियर रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा इसका, दैट इज जो ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल की टू साइड्स हैं, तो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होगी ऑपोजिट ऑर्डर में, जो ट्राइंगल की थर्ड साइड आएगी ऑपोजिट ऑर्डर में, ये आएगी ना ट्राइंगल की थर्ड साइड, दिस विल बी द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये जो थर्ड साइड होगी ट्राइंगल की, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। सो आर कितना आएगा, इक्वल्स टू F1 प्लस, ये वेक्टर एडिशन है डियर, F1 प्लस F2, आर कितना आएगा, F1 प्लस F2। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं R का वैल्यू क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं R का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, क्या R का वैल्यू 25 सेंटीमीटर होगा, यस और नो बता दो कमेंट में भाई, क्या R का वैल्यू 25 सेंटीमीटर होगा क्या, यस और नो बोलो, क्या R का वैल्यू 25 सेंटीमीटर होगा।
बोलो भाई, क्या आर का वैल्यू 25 सेंटीमीटर होगा? यस और नो, यस और नो बताना है बस आपको। आर का वैल्यू क्या 25 सेंटीमीटर होगा? अरे यार क्या कर रहे हो, सब लोग यस 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 बता रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे 25 तो तब होगा ना अगर यहां पे 10 लगा दूं और इसके आगे 15 लगाऊंगा, ये आएगा ना 10 + 15 25। ये वेक्टर एडिशन है भाई, डायरेक्ट थोड़ी ऐड कर रहे हो, स्केलर क्वांटिटी थोड़ी ऐड कर रहे हो। ये दो वेक्टर्स का आपको रिजल्टेंट बताना है तो डायरेक्ट 25 थोड़ी कर दोगे इसको, क्या बात कर रहे हो? यही तो सिखा रहे हैं, तभी तो वेक्टर एडिशन अलग है। 25 थोड़ी होगा, ये कितना होगा ये पता नहीं कितना होगा, इसको मेजर करना पड़ेगा आपको स्केल से। ये आप 10 सेंटीमीटर लगाओगे स्केल से मेजर करके, ये 15 लगाओगे और फिर इसको मेजर करोगे, कुछ कितना आएगा ये, ठीक है? इसको जब मेजर करेंगे तब ये आएगा, लेकिन 25 नहीं आएगा। 25 आ ही नहीं सकता है। 25 तब आएगा जब एक के आगे एक लगे होंगे, तभी तो 10 + 15 25 हो जाएगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लगे होते तब इनका रिजल्टेंट 25 आता ना, ठीक है? सो 25 नहीं आएगा, कुछ भी आएगा ये। तो मैं सपोज कुछ वैल्यू अज्यूम कर रहा हूं, अज्यूम अगर मैं अज्यूम करता हूं, सपोज अगर मैंने मेजर किया आर, सपोज मेरा आर कितना आया 14 सेंटीमीटर आ गया भाई, सपोज आर कितना आया 14 सेंटीमीटर, या मैं बोल रहा हूं कितना आ गया 17 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना आ गया, सपोज अज्यूम कर रहा हूं, मेरे को पता नहीं एक्चुअल में, ठीक है? आर का वैल्यू 17 आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये न्यूटन में कितना होगा, अब 1 सेंटीमीटर तो 1 न्यूटन के इक्वल है ना, तो आर कितना हो गया 17 न्यूटन, कितना हो गया 17 न्यूटन, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से ट्रायंगुलर लॉ से हम दैट इज टू फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं, ओके? और ये एंगल आप मेजर करोगे, ये एंगल किस एंगल पे रिजल्टेंट आएगा, ये एंगल भी आप यहां पे मेजर करोगे डी लगा के, तभी मैंने बोला ये ग्राफिकल अप्रोच है, ओके? इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, बट आपको तरीका क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है? इस सेम प्रॉब्लम को आप पैरेललोग्राम लॉ से भी तो सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये एंगल बता दे, अगर ये एंगल आपको बता दे कितना है, सपोज ये एंगल मैं बोल रहा हूं कितना है 60 डिग्री है, कितना एंगल है 60 डिग्री है, तो आप डायरेक्ट ये इससे भी फाइंड कर सकते हो ना, क्या r = p² + q² + 2pq cos 60, इससे भी तो फाइंड कर सकते हो, ठीक है? अरे एक फोर्स ऐसे लगा हुआ है 10 न्यूटन का, एक फोर्स ऐसे लगा हुआ है 15 न्यूटन का, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाल दोगे, ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। ये एनालिटिकल अप्रोच है। यहाँ पे दैट इज लगा दो √10 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर + 2 × 10 × 15 × cos 60, यहां से भी r आ जाएगा, और ये वाला r और ये वाला r सेम आएगा। ये एनालिटिकल अप्रोच है डियर, और ये ग्राफिकल अप्रोच है, ठीक है? तो जब यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है तब तो कोई भी लगा दो आप, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो क्वेश्चन तो इससे ही सॉल्व होगा, बट आपको आना चाहिए कि मतलब क्या है ट्रायंगुलर लॉ का, ठीक है? ट्रायंगुलर लॉ का मतलब क्या है, ठीक है? तो ट्रायंगुलर लॉ हम यूज करते हैं डियर, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस हम यूज करते हैं कोई भी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, कोई भी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, ठीक है? तीनों को हम दो फोर्सेस को ट्रायंगल की दो साइड्स बना देंगे, और जो थर्ड साइड होगा ट्रायंगल का वो उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर भाई? इसमें किसी को डाउट कोई क्वेरी है तो बोलो। वॉइस नहीं आ रहा है क्या, बताना एक बार। वॉइस आ रहा है, एक बार बता दो यस और नो। आ रहा है, अच्छा अब आ रहा है, ओके ठीक है, ओके थैंक यू, ठीक है। अच्छा इसमें किसी को कोई डाउट कोई क्वेरी है तो बोलो भाई, इसमें किसी कोई चीज नहीं समझ में आई है तो बोलो। ठीक है, ओके ठीक है, ओके चलो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या, नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस की। भाई अभी तो हमने बात की है अगर किसी पार्टिकल पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ से। अगर किसी पार्टिकल पे दो से ज्यादा फोर्स एक्ट करेंगे तो क्या करेंगे भाई, तो उसके लिए पॉलीगन लॉ है। पॉली मीन्स मैनी,
पॉलीगन किसको बोलते हैं? जिसकी बहुत सारी साइड्स होंगी, ठीक है। ये भी डियर वेक्टर एडिशन ही है, दिस इज ऑल्सो वेक्टर एडिशन। वो 2 वेक्टर्स का एडिशन था, ये मोर देन 2 वेक्टर्स का एडिशन होगा, सिंपल। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस क्या बोलता है? दैट इज द लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस स्टेट्स दैट इफ एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर। अगर किसी पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं और वो सारे फोर्स किसी पॉलीगन की एक एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेकन इन ऑर्डर मतलब सेम ऑर्डर में लगाओगे आप, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सेम ऑर्डर में लगाओगे, ठीक है। देन देयर रिजल्टेंट, जो उनका रिजल्टेंट आएगा डियर, उनका रिजल्टेंट क्या होगा? विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन। तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड होगी ना उससे रिप्रेजेंट करेंगे, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। अगेन उसको ऑपोजिट ऑर्डर में लेंगे रिजल्टेंट को, ठीक है। कैसे? चलो भाई देखते हैं। सपोज किसी पार्टिकल पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ये एक फोर्स एक्ट किया F1, ठीक है, ये एक फोर्स एक्ट किया F2, ये एक फोर्स एक्ट किया F3, ये फोर्स एक्ट किया F4। अब ये नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं किसी पार्टिकल पे, इन सब फोर्सेस का आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, सब फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? दैट इज सब को मिला के एक पॉलीगन बना दो सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में एक के बाद एक के आगे एक के आगे एक के आगे एक प्लेस कर दो, ठीक है। दैट इज, देखो कैसे करेंगे, देखो भाई कैसे करेंगे। तो इधर देखो, सबसे पहले F1 आ गया, सबसे पहले कौन आ गया? F1 आ गया, F1 आ गया। F2 को यहां पे एज इट इज प्लेस करना है, उसके बाद F2 आ गया, F2 आ गया, ये आ गया F2, उसके बाद F3 को यहां से उठा के एज इट इज प्लेस करना है, ये आ गया F3, उसके बाद F4 को उठा के एज इट इज यहां पे प्लेस करना है, ये आ गया F4। ये सारे फोर्सेस आ गए भाई, ये आपने सेम ऑर्डर में ले लिए हैं और ये सारे फोर्सेस पॉलीगन की एक एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम ऑर्डर में लगाया आपने F1 को, उसके बाद F2 को, उसके बाद F3 को, उसके बाद F4 को। अब अगर आपको ये पॉलीगन कंप्लीट करना है, पॉलीगन कंप्लीट कब होगा? पॉलीगन तो तभी कंप्लीट होगा ना, पॉलीगन तो तभी कंप्लीट होगा जब ये क्लोज कर दोगे इधर से, पॉलीगन तो तभी कंप्लीट होगा जब इधर से क्लोज कर दोगे। और ये जो क्लोजिंग साइड है यही क्या रिप्रेजेंट करेगा? यही इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, बट इसको अपोजिट ऑर्डर में लगाना है। अब फिर अगेन अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है? देखो सेम ऑर्डर क्या बोलता है? सेम ऑर्डर तो ये बोलता है ना, अगर ये F1 था और ये F2 था, ये F3 था, ये F4 था, तो पॉलीगन को क्लोज करेंगे तो ये सेम ऑर्डर ऐसे चलना चाहिए, डायरेक्शन ये होना चाहिए, है ना, ये बोलता है ना सेम ऑर्डर। बट जो क्लोजिंग साइड है वो इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा और उसको अपोजिट ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। तो ये आपका जो पॉलीगन को अपन क्लोज कर देंगे भाई, ये हमने कर दिया पॉलीगन को क्लोज। तो ये जो क्लोजिंग साइड है पॉलीगन का अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में, दैट इज ये है अपोजिट ऑर्डर, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ये मैं बोल रहा हूं ये वेक्टर R है, दिस इज वेक्टर R, तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस वेक्टर R इज इक्वल टू F1, ये इनका वेक्टर समेशन हो गया है सारे फोर्सेस का, F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F4, दिस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिस इज द पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस हम 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, और पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस हम मोर देन 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है दोनों ग्राफिकल मेथड। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस भी क्या है? ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। तो इसका अगर प्रॉब्लम बनता है तो उसको एनालिटिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम बात कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे पहले ये बताओ भाई, ये बात जो बताई यहां पे समझ में आई कि नहीं? बोलो। ये क्लियर हुआ पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस? बोलो भाई यस और नो बता दिया करो साथ साथ ना, यस और नो बोल के चलना भाई। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके चलो फिर अब आगे हम बात करते हैं। अब देखो भाई,
आगे अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ, एक क्वेश्चन करते हैं पॉलीगन लॉ पे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसको हम पॉलीगन लॉ से भी सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड से भी, और उसको एनालिटिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन है दैट इज ये रहा क्वेश्चन, देखो हाँ जी। अब आप पहले मेरे को सॉल्व करके बताओगे, ये एक प्रॉब्लम है भाई, ये क्वेश्चन है कि बोलते हैं कि ये एक फोर्स है, दिस इज अनदर फोर्स, दिस इज अनदर फोर्स, दिस इज अनदर फोर्स एंड दिस इज अनदर फोर्स। ये फोर्सेस डियर एक्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये फोर्सेस एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं सारे। ठीक है, तो ये है 20 न्यूटन, दिस इज 30 न्यूटन, दिस इज 40 न्यूटन, दिस इज 50 न्यूटन एंड दिस इज 60 न्यूटन। ये गिवन है आपको। ठीक है, और इन सबके बीच का एंगल कितना है भाई? 30 डिग्री। इन सबके बीच का एंगल ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। ये गिवन है। अब आपको इनका रिजल्टेंट बताना है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट यू नीड टू टेल दी रिजल्टेंट कितना होगा। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बताना है कितना होगा रिजल्टेंट का। ठीक है, अब इसके हमारे पास डियर दो मेथड है करने के। एक तो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स से अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो वो तो हो जाएगा ग्राफिकल मेथड, उससे एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उससे, प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? चलो पहले पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस से ही मैं आपको करके दिखा देता हूं कैसे होगा उससे सॉल्व। देखो सबसे पहले आपने लिया 20 वाला, ये 20 न्यूटन हो गया भाई, ये आ गया 20 न्यूटन। उसके बाद इसके ऊपर प्लेस कर देंगे 30 न्यूटन, कितने एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे यहां पे 30 न्यूटन वाला प्लेस कर दो इस तरह से। इसके बाद फिर यहां से 30 डिग्री के एंगल पे 40 न्यूटन वाला प्लेस कर देंगे, ये 40 न्यूटन। उसके बाद वहां से 30 डिग्री के एंगल पे मतलब वर्टिकल पूरा ये आ जाएगा 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। उसके बाद यहां से अगेन 30 डिग्री के एंगल पे ये आ जाएगा 60 न्यूटन। इस तरह से आपने सबको अरेंज कर दिया, एक के बाद एक के बाद एक सेम ऑर्डर में लगा दिया इनको। अब ये सारे फोर्सेस क्या कर रहे हैं? पॉलीगन की एक एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब रिजल्टेंट कहां से आएगा? अब रिजल्टेंट जो क्लोजिंग साइड होगी ना, जिस साइड से आप पॉलीगन को क्लोज करोगे वो इनके रिजल्टेंट को शो करेगा। तो क्या करने का है? दैट इज ये क्लोजिंग साइड होगी, फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन कर दो, ये आ गया इनका रिजल्टेंट, ये आ गया इनका रिजल्टेंट। तो दिस इज दी रिजल्टेंट आर, ये आ गया रिजल्टेंट आर। ठीक है, दिस इज सपोज F1 20 न्यूटन, this is F2 30 न्यूटन, this is F3 40 न्यूटन, this is F4 50 न्यूटन एंड this is F5 60 न्यूटन। ये उनका रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, इसको मेजर कर लेंगे और उसको अपना जो भी आपने जिस स्केल से इसको ड्रॉ किया होगा स्केल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन मेजर कर लेंगे तो ये डायरेक्शन आ गई थीटा, ये इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन। ठीक है, ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड पॉलीगन लॉ से। बट एनालिटिकल मेथड से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? एनालिटिकल मेथड से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बड़ा सिंपल है। कभी भी इस टाइम का अगर प्रॉब्लम आता है, इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, तो क्या करना है आपको? सारे फोर्सेस को आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर दो। सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, देखो सॉरी 20 न्यूटन लग रहा है हॉरिजॉन्टल, ये लगा दिया 20 न्यूटन। देखते रहना भाई ध्यान से, ये लग गया 20 न्यूटन इधर हॉरिजॉन्टल। डियर ये है 30 न्यूटन, 30 न्यूटन लगा हुआ है 30 डिग्री के एंगल पे। 30 न्यूटन ऐसे लगा हुआ है ना, ये देखो ये 30 न्यूटन लगा हुआ है यहां से 30 डिग्री के एंगल पे।
इसको अगर मैं 2 कंपोनेंट में ब्रेक करता हूं तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये होगा। ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा 30 cos 30, जिसके साथ एंगल वो कंपोनेंट cos और दूसरे वाला कंपोनेंट sin। ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल कितना आएगा इसका 30 sin 30, 30 sin 30। तो इसको 2 कंपोनेंट में अगर मैं ब्रेक करता हूं, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा भाई, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 30 cos 30 और वर्टिकल कंपोनेंट जो अपवर्ड होगा वो कितना होगा, दैट इज 30 sin 30, 30 sin 30। ठीक है, सिमिलरली 40 न्यूटन वाले को कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक कर लेंगे। 40 न्यूटन वाला हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री है इसका। ये 30 + 30 हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री है ना। ये है 40 न्यूटन, ये 40 न्यूटन, ये इधर से 60 डिग्री बना रहा है। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया भाई 40 cos 60, जिसके साथ एंगल वो cos, और ये वाला क्या हो गया 40 sin 60, 40 sin 60। ठीक है, तो ये आ गया इसका कंपोनेंट, दैट इज इधर आ गया, ये हो गया 40 cos 60 और ये आ गया अपवर्ड, दैट इज 40 sin 60, 40 sin 60। इसको अपन ने ब्रेक कर लिया। अब ये 50 वाला तो वर्टिकली लगा हुआ है, 50 वाला तो लगा हुआ ही सिर्फ वर्टिकल है, ये हो गया 50 न्यूटन 50। अब ये कंपोनेंट है, इसको ब्रेक कर लो, है ना, इसको ब्रेक कर लो। ये कैसे लगा हुआ है, इधर देखो, ये यहां से ऐसे लगा हुआ है भाई, ये लगा हुआ है यहां से 60 डिग्री पे। ठीक है, ये 60 न्यूटन इसका का मैग्नीट्यूड है, 30 डिग्री पे लगा हुआ है। इसको अगर मैं 2 कंपोनेंट करता हूं तो एक कंपोनेंट इधर आएगा इसका और एक कंपोनेंट इधर आएगा। इसके साथ एंगल है तो ये कंपोनेंट cos बन जाएगा 60 cos 30, 60 cos 30 और ये क्या हो जाएगा 60 sin 30, 60 sin 30, है ना। तो इधर एक कंपोनेंट आएगा, ये कितना आएगा 60 sin 30, 60 sin 30 और अपवर्ड ये कितना आएगा, दैट इज 60 cos 30, 60 cos 30। तो ये हमने सारे फोर्सेस को डियर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। अब क्या कर लो, समेशन कर दो, समेशन कर दो हॉरिजॉन्टल का और समेशन कर दो वर्टिकल का अलग से, है ना। जब हॉरिजॉन्टल का समेशन करेंगे, जब करेंगे समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो क्या आएगा, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है सबको ऐड कर दो, 20 + 30 cos 30 + 40 cos 60, दैट इज 20 + 30 cos 30 + 40 cos 60, ये और माइनस क्यों, क्योंकि ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है, माइनस वाली साइड है, कितना है 60 sin 30, 60 sin 30 माइनस 60 sin 30। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 20 + 30 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 + 40 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2 माइनस 60 इंटू sin 30 का वैल्यू 1/2। इससे कैंसिल हो गया 30, इससे कैंसिल हो गया 20, 2 से कैंसिल हो गया 15। कितना है अपने पास 20 + 15 √3 + 20 - 30, ये कुछ वैल्यू आएगी, इसको भी सॉल्व कर लेंगे अपन। ये आ गया नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सिमिलरली अपन फाइंड करेंगे नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। क्या क्या आएगा भाई, क्या क्या आएगा, दैट इज ये सारा ऐड हो जाएगा, सब सेम डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, सबको ऐड कर लेंगे। 30 sin 30, 40 sin 60, 50 60 cos 30। ठीक है, क्या क्या आएगा 30 sin 30, 30 sin 30 + 40 sin 60, sin 60 + 50 + 60 cos 30। ठीक है, ये आ गया आपका नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई 30 × 1/2, 30 × 1/2 + 40 इंटू sin 60 का वैल्यू √3/2, √3/2 + 50 + 60 इंटू √3/2। इसको अपन क्या करेंगे भाई सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या क्या वैल्यूज आएंगे अपने पास भाई। जो हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स ये आ रहा है 35.98 न्यूटन, और जो वर्टिकल फोर्स आ रहा है डियर, वर्टिकल फोर्स आएगा आपका इट इज इक्वल टू 151.6 न्यूटन। और ये दोनों ही फोर्स पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों ही फोर्स क्या आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है सिंपल
कि दैट इज दिस सो जो नेट फोर्स आया डियर एक्स डायरेक्शन में, जो नेट फोर्स आया एक्स डायरेक्शन में, ये नेट फोर्स आया ना एक्स डायरेक्शन में, ये ठीक है, दिस कितना आया नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में, इट इज इक्वल्स टू 35.98 और जो नेट फोर्स आया है वाई डायरेक्शन में, ये जो नेट फोर्स आया है वाई डायरेक्शन में, ये वाला, ये कितना आया डियर, ये आया 151 पॉइंट, कितना था अपना 151.6 न्यूटन, तो 151.6 न्यूटन ये आ गया। नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना आ गया, नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में इतना आ गया। अब क्या करना है, अब इनका रिजल्टेंट निकाल लो, इनका तो रिजल्टेंट निकालना आता है ना, ये तो 90 डिग्री पे लग रहे हैं दोनों, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो तो कुछ इधर जा रहा होगा ना, ऐसे वो कुछ इधर की तरफ जाएगा, ऐसे ये आएगा इनका रिजल्टेंट आर। कैसे निकालेंगे आर का मैग्नीट्यूड, आर इक्वल्स टू क्या, अंडर रूट ऑफ 35.98 स्क्वायर प्लस 151.6 स्क्वायर, ये आएगा। ओके, और एंगल कितना बनाएगा ये जो रिजल्टेंट आया है डियर, ये एंगल कितना बनाएगा, ये अल्फा जो एंगल होगा ये कितना होगा, दैट इज tan अल्फा, ये आपको पता ही है, ये हम बात कर चुके हैं, tan अल्फा इक्वल्स टू कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस कितना आ गया 151.6 अपॉन 35.98। ओके, और ये आपको वेरी मच क्लियर है कि जो अल्फा होगा ना डियर, अल्फा ग्रेटर देन 45 ही होने वाला है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू होती है 1। अगर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो अल्फा बाई 1 आएगा, सॉरी अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 45 डिग्री आएगा, क्योंकि tan अल्फा तो क्या आएगा y बाई x आएगा ना, तो tan अल्फा 1 आ जाएगा तो अल्फा 45 आएगा। बट जो y कंपोनेंट फोर्स है वो ज्यादा है किससे, x कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, तो जो रिजल्टेंट होगा ना वो y की तरफ जाएगा, y की तरफ शिफ्ट हो जाएगा वो, तो 45 से ज्यादा आएगा आपका आंसर। तो ऑप्शंस देख के आप इस तरह आइडिया भी लगा सकते हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर चीज सॉल्व भी की जाए। ऑप्शन में अगर एक ही ऑप्शन सपोज 45 से बड़ा है तो वही आपका आंसर होने वाला है फिर। तो अल्फा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहां से अल्फा आएगा 76.6 डिग्री, ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर कितना आएगा, इधर से आर आएगा 155.8 न्यूटन। ये आएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर, यस ये आएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पहले तो ये बताओ ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आया तो पहले तो ये बोलो भाई, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो बोलो। अब अच्छा बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे सर इतना बड़ा क्वेश्चन, हाँ ये एग्जाम में आएगा, जेईई के एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं ही बोल रहा हूं नहीं आएगा। क्यों करवाया, अरे करवाया इसलिए, अगर ये भाई पहली बात तो ये है जिस लेवल का एग्जाम है ना, प्रिपरेशन हमेशा उससे एक लेवल ऊपर रखनी है, ठीक है, एक लेवल ऊपर प्रिपरेशन रखोगे तो नीचे वाले लेवल को तो आराम से अचीव कर जाओगे। इस क्वेश्चन को कराने का एक मोटिव तो ये है बिकॉज जब इसका एप्लीकेशन आएगा ना आगे क्वेश्चंस में, ठीक है, जब ट्रस्ट के क्वेश्चन करोगे, जब फ्लूइड में रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करोगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो इसलिए मैंने एक कन्वेंशनल प्रॉब्लम ले लिया यहाँ पे। और ये प्रॉब्लम अगर आप करते हो अच्छे से तो अगर यहां से कोई भी छोटा मोटा बीच में से प्रॉब्लम उठा के दे दिया तो वो तो आप ऐसे सॉल्व कर लोगे। ये है इस क्वेश्चन को करवाने का मोटिव, ठीक है। तो जो चीज यहां पे करवाई जा रही है इसका मतलब ये नहीं कि एज इट इज वो एग्जाम में आएगी, लेकिन वो आपको हेल्प जरूर करेगी कि जब छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे उनको आप ऐसे उड़ा दोगे। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो। क्लियर, ओके, थैंक यू खालिद, मजा आ गया सर, अच्छा, अरे थैंक यू खालिद भाई। चलो अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, ये क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया, अब एक क्वेश्चन में आपको क्या करता हूं, सेम आप खुद से सॉल्व करोगे, लेकिन मैं नहीं करवाऊंगा उसको, ठीक है। अब अगर आप सही में करना चाहते हो, सही में तैयारी कर रहे हो तो उसको अपने आप से सॉल्व करोगे, अगर नहीं होगा तो फिर कल मेरे से डाउट पूछोगे, अगर नहीं करना है आपको, मजाक ही कर रहे हो तो नहीं करोगे फिर। चलो
ठीक है, अगर मैं इस सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता रहूंगा उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो करवा ही दूंगा, मेरा काम है। लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आप एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है, उसको आप लोग ट्राई करोगे, अच्छा क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा रीजनिंग भी लगेगा। इसमें तो सिर्फ आपका मैथमेटिक्स लगा, उसमें थोड़ा सा रीजनिंग भी लगेगा। चलो आ जाओ, देखो भाई, देखो, बोलते हैं कि फोर्सेस लग रहे हैं एक पॉइंट पे, एक पार्टिकल पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, किस तरह एक्ट कर रहे हैं, उसमें रीजनिंग है। चलो देखो, फर्स्ट पॉइंट ये बोलते हैं कि फोर्स जो एक्ट कर रहा है डियर, वो लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? 20 न्यूटन इंक्लाइंड। 20 न्यूटन का फोर्स है, वो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड 30 डिग्री, इंक्लाइंड 30 डिग्री टूवर्ड्स साउथ ऑफ ईस्ट। वाओ, टूवर्ड्स साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, ये लग रहा है 30 न्यूटन का फोर्स एक पार्टिकल पे, इस डायरेक्शन में लग रहा है। इन्होंने डायरेक्शन साउथ और ईस्ट के आपको फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड क्या बोलते हैं? इस सेकंड बोलते हैं कि उस पार्टिकल पे एक फोर्स और लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड है 25 न्यूटन। किधर की तरफ लग रहा है? टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ लग रहा है। हाय हाय, नॉर्थ की तरफ कितना लग रहा है? दैट इज 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नॉर्थ की तरफ। किधर? जम्मू कश्मीर की तरफ ही लग रहा है। ओके चलो, और क्या लग रहा है यहाँ पे? और ये बोलते हैं कि यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक और इस पार्टिकल पे। किधर लग रहा है भाई? टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, ये एक्ट कर रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और एक और लास्ट एक और फोर्स एक्ट कर रहा है डियर, 35 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, 35 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है एट दैट इज 60 डिग्री, 60 डिग्री टूवर्ड्स 60, और नहीं 40 डिग्री ले लो, ठीक है, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा फिर। 40 डिग्री टूवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट, टूवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेम प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा। एक तो आपका दिमाग खुलेगा, कैलकुलेशन करोगे आप बहुत सारा, ठीक है। आपको इसमें रीजनिंग भी लगने वाला है। सबसे पहले तो देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में तो उसने बोला हुआ था कि किस किस एंगल पे कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, ये फिगर दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये सब कुछ दिया हुआ था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करना है। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, इस स्टेटमेंट से सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व की बात तो बाद में है। तो मैं आपको हिंट देके छोड़ देता हूं, यहां पे हिंट देके छोड़ देता हूं, बाकी आप खुद से करोगे भाई, ठीक है। हिंट क्या है? हिंट ये है कि देखो, अगर मैं डायरेक्शन ड्रॉ करता हूं, ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? अच्छा एक काम करो सब लोग ना, आप इसको अपनी कॉपी पे ड्रॉ करो एक बार, और फिर यहां से मैच करेंगे किस किस का ठीक होगा, ठीक है। ईमानदारी से बताना बिल्कुल, ठीक है। 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, इसको ड्रॉ करो भाई पहले खुद से एक बार, अपनी कॉपी पे एक बार ड्रॉ करो, और फिर जब मैं बनाऊंगा मैच करके फिर बताना आंसर। इतने मैं भी पानी वानी पी लेता हूं थोड़ा सा। अच्छा, अरे ये मैं वही मिस्टेक है,
अच्छा ये साउथ नहीं है डियर, ये नॉर्थ है, ये वाला करेक्ट कर लो एक बार, दिस इज नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट ना, ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट कर लो। तो पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, पेपर पे जब ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, नॉर्थ, ये आपको पता ही होगा, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, क्या बोलता है सबसे पहले, 20 न्यूटन है भाई, इंक्लाइन टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ है, तो 30 डिग्री इंक्लाइन है, 20 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ इंक्लाइन है, कहां से, ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री है, ठीक है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री है, तो मतलब ये ऐसे लग रहा है भाई, ये है 20 न्यूटन का फोर्स जो लगा हुआ है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, ये आ गया हाय, ये है 20 न्यूटन का फोर्स, 25 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ, ये तो डायरेक्ट बोला हुआ है, ये 25 न्यूटन का ये लग रहा है इधर की तरफ, 25 न्यूटन, उसके बाद क्या बोलते हैं 30 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, बस नॉर्थ वेस्ट बोला, नॉर्थ वेस्ट अगर बोल दिया ना, इसका मतलब क्या होता है डियर, एकदम सेंटर में नॉर्थ वेस्ट के, अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सेंटर में जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये मतलब ये इधर से भी और इधर से भी कितना एंगल बनाएगा, 45 बनाएगा, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, कितना लग रहा है 30 न्यूटन का, कितना लग रहा है 30 न्यूटन का, उसके बाद 35 न्यूटन एट 40 डिग्री टूवर्ड साउथ, साउथ की तरफ, ठीक है, कहां से, वेस्ट से, तो वेस्ट ये रहा, साउथ ये रहा, तो वेस्ट से साउथ की तरफ 40 डिग्री पे, वेस्ट से साउथ की तरफ आएंगे, वेस्ट से साउथ की तरफ आएंगे इस तरह से, ठीक है, कितना 40 डिग्री, 40 डिग्री, कितना फोर्स है भाई 35 न्यूटन का, ये फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं। अब ये फिगर बनने के बाद अब आप इन फोर्सेस को रिजॉल्व करोगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, उसके बाद नेट फोर्स आएगा कुछ हॉरिजॉन्टल में, नेट फोर्स आएगा वर्टिकल में, फिर उसका रिजल्टेंट निकालोगे और उसका एंगल निकालोगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तब जाके आपका इसका आंसर आएगा। ट्राई कर लेना भाई, आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आंसर इसका आएगा, दैट इज आंसर मैं बता देता हूं, किसी को कोई भी डाउट होगा, कोई क्वेरी होगा तो कल लेक्चर के स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को हम दोबारा लेंगे। सो आंसर आएगा, जो इसका रिजल्टेंट आएगा आर इक्वल्स टू 45.6 न्यूटन और एंगल आएगा डियर अल्फा, रिजल्टेंट का नियर अबाउट 32 डिग्री, ये आंसर आने वाला है। किसी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो। अच्छा आंसर ठीक है, आगे ये काम आपको अपना भी करना है, ठीक है, आंसर मैंने बता दिया है, आप इसको खुद सॉल्व करके देखोगे, ठीक है भाई। इसी यहां पे किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बोलो, ठीक है खालिद जी, ओके ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। चलो भाई, अच्छा एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर मैं पॉलीगन लगाऊं, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस अगर मैं लगाता हूं, सपोज एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इस तरह से नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और अगर मैं उन फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करता हूं, अगर उन फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करता हूं पॉलीगन लॉ से, तो क्या करेंगे अपन, दैट इज ऐड करेंगे वेक्टर एडिशन, ये लगा दिया, ऐसे लगा दिया। सपोज इस तरह से आपको अरेंजमेंट गिवन है कि ये पॉलीगन ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। क्या करते थे हम, जितने भी फोर्सेस हमको दिए हैं, जितने भी फोर्सेस आपको दिए हुए हैं, ठीक है, इसको इससे कंपेयर मत करना भाई, ये अलग है, ठीक है। सपोज 4 फोर्सेस दिए हुए हैं, 4 फोर्सेस दिए हुए हैं, 4 फोर्सेस को जब आपने अरेंज किया, चारों फोर्सेस पॉलीगन की एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो क्लोजिंग साइड होता है पॉलीगन का वो बताता है रिजल्टेंट। अगर कोई क्लोजिंग साइड है ही नहीं, पॉलीगन अपने आप ऑटोमेटिक क्लोज हो गया, तो व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब होगा। अब इसका क्या मतलब होगा, सपोज कोई ओपन साइड है ही नहीं जिसको आप क्लोज करोगे, ओपन साइड बची नहीं है, जितने भी फोर्सेस थे, फोर्सेस इस तरह से अरेंज थे कि ये जो ऑटोमेटिक पूरा पॉलीगन क्लोज हो गया। व्हाट डज इट मीन, इट मींस
यस खालिद, वेरी गुड, रिजल्टेंट जीरो है ना, रिजल्टेंट जीरो। देखो ये सपोज एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, अब ये ओपन साइड है तो इसका रिजल्टेंट इतना बड़ा हो गया, ठीक है, ये रिजल्टेंट आया इतना बड़ा, ठीक, ओके। सपोज ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, यहां पे ये ओपन रह गया इतना, ठीक है, इसका रिजल्टेंट इतना आया, रिजल्टेंट क्या हो गया, कम हो गया, उसका लेंथ कम हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड कम हो गया। बट अगर इस तरह से हो जाए, इस तरह से हो जाए कि ये ऑटोमेटिक ही क्लोज हो जाए, कुछ ओपन साइड बचे ही ना, इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट है ही नहीं, रिजल्टेंट जीरो, रिजल्टेंट जीरो। तो रिजल्टेंट जीरो मींस व्हाट, कि फोर्सेस आर बैलेंस्ड, सारे फोर्सेस क्या है यहां पे, बैलेंस्ड है। नेट फोर्सेस क्या है, फोर्सेस का अगर मैं समेशन लूंगा, समेशन ऑफ नेट फोर्सेस क्या आएगा, यहां पे जीरो आएगा, ठीक है। और अगर समेशन नेट फोर्सेस का जीरो होगा तो ये बॉडी, ये पार्टिकल आपका किसमें होगा, स्टैटिक कंडीशन में होगा, किसमें होगा, स्टैटिक कंडीशन में होगा। भाई बहुत एग्जाम में बहुत पूछते हैं ये क्वेश्चन, बहुत पूछते हैं भाई थियोरेटिकल, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका छोटा क्यों हो गया रबर, चलो कोई नहीं। क्या कहते हैं, देखो पॉइंट नोट कर लेना, पॉइंट नोट कर लेंगे सब लोग कि क्या, इफ फोर्स पॉलीगन, इफ फोर्स पॉलीगन इज क्लोज्ड, अगर फोर्स पॉलीगन पहले से ही क्लोज है पूरा, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स रिजल्टेंट इज जीरो, रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट जीरो बोले तो क्या, दैट इज समेशन ऑफ फोर्सेस क्या आएगा, जीरो, ठीक है। सिमिलरली अगर हम मोमेंट का पॉलीगन ले, मोमेंट की बात आगे चल के करेंगे, अगर हम मोमेंट का पॉलीगन ले, दैट इज इफ, भाई मोमेंट भी तो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, उसको भी हम वेक्टर एडिशन सब कुछ कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम मोमेंट का पॉलीगन ले, इफ मोमेंट पॉलीगन इज जीरो, मोमेंट पॉलीगन, और सॉरी नो, इफ मोमेंट पॉलीगन इज क्लोज्ड, अगर मोमेंट का पॉलीगन क्लोज्ड है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि उस बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट मोमेंट का समीशन क्या है, जीरो है ना। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है डियर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है ना, बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है। अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, नेट मोमेंट जीरो है, तो मतलब बॉडी क्या है, स्टैटिक है। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछेंगे कि स्टैटिक कंडीशन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो स्टैटिक कंडीशन के लिए, तो फॉर स्टैटिक कंडीशन के लिए, स्टैटिक कंडीशन, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन तो आप जानते हो ना, समीशन ऑफ नेट फोर्स जीरो, समीशन ऑफ नेट मोमेंट जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब फोर्स पॉलीगन शुड बी क्लोज्ड, नेट मोमेंट जीरो मींस मोमेंट पॉलीगन शुड बी क्लोज्ड। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी आपकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो बॉडी आपकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं थियोरेटिकल टाइप, ठीक है भाई। किसी को कोई डाउट हो, इसमें कोई क्वेरी है तो बोलो। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ पूछना हो, कुछ कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो प्लीज। ओके ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो देखो आगे लेमीज थ्योरम की बात करते हैं भाई। यहां से तो बड़े क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन एक पैरेललोग्राम से और एक लेमीज थ्योरम से भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। लेमीज थ्योरम क्या बोलती है, इफ थ्री कॉनकरेंट, यहां पे मिसिंग है, कोप्लेनर भी होगा भाई, इफ थ्री कॉनकरेंट एंड कोप्लेनर, एक ही प्लेन में भी होने चाहिए। इफ थ्री कॉनकरेंट, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं ना लेमीज थ्योरम, किस किस कंडीशन के लिए वैलिड है, ऐसे क्वेश्चन फिर वहां पे गलती हो जाती है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जो स्टेटमेंट में बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन जाता है। थ्री कॉनकरेंट बोले तो जो एक ही पॉइंट पे आके मीट करेंगे, कोप्लेनर बोले तो जो एक ही प्लेन में होंगे। फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, ठीक है, कीपिंग इन इक्विलिब्रियम, बॉडी पे अगर थ्री, सिर्फ तीन फोर्सेस के लिए वैलिड है।
अगर कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्स इस तरह से लगे हुए हैं कि बॉडी आपके इक्विलिब्रियम में है, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल। ठीक है, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ, चलो इसको मैं और अच्छे से, इसको मैं डेफिनेशन को आपको अपनी लैंग्वेज में और अच्छे से बताता हूं। सबसे पहली बात तो लेमीज थ्योरम इज नथिंग बट द साइन रूल। ये चीज ध्यान रखना है, ये क्या है, साइन रूल है, साइन रूल। ठीक है, सो अगर 3 कॉनकरेंट फोर्सेस, देखो भाई बना लेते हैं, 3 कॉनकरेंट फोर्सेस, दिस दिस दिस, ये तीनों कॉनकरेंट फोर्सेस है, एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं यहां पे। सपोज दिस इज F1 फोर्स, दिस इज F2 फोर्स एंड दिस इज F3 फोर्स, ओके। और अगर मेरे को इनके बीच का एंगल भी पता है, सपोज ये एंगल मैं बोल रहा हूं अल्फा, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा। ठीक है, तो लेमीज थ्योरम या साइन रूल क्या बोलता है कि कोई भी अगर मैं फोर्स लेता हूं, सपोज F1 ले रहा हूं, तो द फोर्स F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ साइन या साइन एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस। F1 अगर लूंगा, अदर 2 फोर्सेस कौन से, F2 F3, उनके बीच का एंगल क्या है, अल्फा, तो F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन एंगल ऑफ अदर 2 फोर्सेस, दैट मींस साइन अल्फा। सिमिलरली अगर मैं F2 लेता हूं, F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन एंगल ऑफ अदर 2 फोर्सेस। F2 के अलावा 2 फोर्स कौन से हैं, F3 और F1। F3 और F1 के बीच का एंगल क्या है, बीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा। सिमिलरली F3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल ऑफ अदर 2 फोर्सेस, तो F3 अदर 2 फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है, गामा, साइन गामा। ये है लेमीज थ्योरम डियर। ठीक है, और यू नो वेरी वेल टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी यूज अ कांस्टेंट। हम कांस्टेंट को यूज करते हैं, तो यहां से भाई, यहां से अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करता हूं, तो कोई सपोज कांस्टेंट लूंगा k, तो यहां से इस इक्वेशन से k कितना आ जाएगा, दिस k विल बी F1 अपॉन साइन अल्फा, F1 अपॉन साइन अल्फा। सिमिलरली इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे, यहां पे भी k आएगा, वो k क्या होगा, F2 अपॉन साइन बीटा, F2 अपॉन साइन बीटा। सिमिलरली यहां से k क्या आएगा, F3 अपॉन साइन गामा, है तो सब k, तो ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। दिस इज दी लेमीज थ्योरम, लेमीज थ्योरम, यही हमारी क्या है, लेमीज थ्योरम। ठीक है, वैलिड। अब लेमीज थ्योरम लिख दी गई है, अब मैं यहां पे 4 पॉइंट लिख रहा हूं, बस वो ध्यान रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट से तो डायरेक्ट आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, या तो फिर छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा, वो भी कर लेंगे अपन। क्या आएगा, देखो लेमीज थ्योरम के बारे में एक चीज ध्यान रखनी है, साइन रूल, क्योंकि साइन रूल भी डियर यही होता है, जो हम ट्राइंगल के अंदर साइन रूल लगाते हैं ना, क्या बोलता है, कोई भी अगर मैं साइड लेता हूं ट्राइंगल की, वो साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो उसके अपोजिट एंगल होगा उसकी। ठीक है, ये साइन रूल। सेकंड क्या है भाई, सेकंड ध्यान रखना है कॉनकरेंट, कॉनकरेंट। थर्ड क्या ध्यान रखना है, कोप्लेनर, कोप्लेनर। इस तरह से करेंगे, नोट्स में इस तरह से लिखोगे ना, रिवीजन में बहुत इजी हो जाएगा चीजें, सारी चीजें बार बार नहीं पढ़नी पड़ेंगी। और किसके लिए वैलिड है, सिर्फ 3 फोर्सेस के लिए, 3 से ज्यादा फोर्सेस होंगे तो नहीं होगा, 3 फोर्सेस। ठीक है, इक्विलिब्रियम में होंगी चीजें, चीजें किस में आएंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी, बस ये चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि लेमीज थ्योरम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, जल्दी से एक क्विक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे पहले इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं भाई। तो एप्लीकेशन ये है कि क्या होगा, सपोज ये आपके पास कोई कंपोनेंट है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, अब यहां पे इस बॉडी को 2 लोग पकड़ के खींच रहे हैं, इधर से एक ने पकड़ा हुआ है, इधर से एक ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो सपोज एक इधर से एक इधर से फोर्स, इस तरह से, ठीक, यहां से इसको, या ये बॉडी, ये बॉडी 2 चेन है, 2 चेन से लटकी हुई है ऐसे। ठीक है, 2 चेन से बॉडी लटकी हुई है इस तरह से, ठीक है, लटकी हुई है यहां पे दिस, या यहां पे मैं इसको क्लोज कर दूं चेन इस तरह से। इसका कुछ वेट होगा भाई W, यस, इसका कुछ वेट होगा W बॉडी का। तो जब ये बॉडी वेट किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। कितना दिया हुआ है, सपोज W इक्वल्स टू 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, सो यहां पे कुछ टेंशन जनरेट होगी ना, यहां पे क्या जनरेट होगी, कुछ टेंशन जनरेट होगी। सपोज यहां पे T1 टेंशन आएगी, यहां पे
रोप में T2 टेंशन आएगी, तो ये आपको बताना है ये T1 और T2 का वैल्यू क्या होगा। अगर आपको एंगल दिया हो, आपको एंगल दिया हो अगर, तो ये एंगल आपको दिया है कितना, दिस एंगल इज गिवन टू यू 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज गिवन टू यू डियर 60 डिग्री, 60 डिग्री। चलो भाई सॉल्व करके बताओ T1 और T2 का वैल्यू क्या होगा। बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, एक लाइन में सॉल्व होगा, डायरेक्ट आपको AJE वाले एग्जाम में डायरेक्ट प्रॉब्लम मिलेगा। चलो 40 सेकंड से आप लोगों के पास, बताओ सॉल्व करके। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करेगा। T1 बताओ सबसे पहले क्या आएगा T1। देखो डियर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो आप डायरेक्ट लेमीज थ्योरम से भी कर सकते हो इसको सॉल्व, ओ ठीक है, आप इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम से भी सॉल्व कर सकते हो। दो मेथड है इसको सॉल्व करने के। आंसर आने शुरू हो गए हैं। खालिद का आंसर, खालिद जी का आंसर आया सबसे पहले T1 3732। ओके वेरी गुड, ठीक लग रहा है सुनने में, तो ऐसा लग रहा है कि सुना सुना सा है। एग्जैक्ट आंसर आई थिंक मेरे पास, लेट मी चेक। यस खालिद वेरी गुड, क्लियर, ये सही है आई थिंक। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको इसका भी देके जाऊंगा, लेमीज थ्योरम का, जो अच्छा प्रॉब्लम होगा। देखो एक हमेशा जिस लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई लेवल का, वो तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन हमेशा कन्वेंशनल सॉल्व करने ही चाहिए। कन्वेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने से बहुत कुछ चीजें क्लियर होती हैं। अशफाक का आंसर आया है T2 517। ओके ठीक है सर। ये ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, लेमीज थ्योरम लगा दो। क्या ये कॉन करंट फोर्सेस है? यस बिल्कुल है, ये तो कॉन करंट फोर्सेस ही तो है। ये तीनों एक ही पॉइंट पे तो मीट करेंगे। ये रहा, दिस एंड दिस, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है आपको, 1000 न्यूटन, ठीक है। ये T2 है फोर्स, दिस इज T2 एंड दिस इज T1, सिंपल। ये एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल कितना बनेगा भाई, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 है, 90 नीचे है तो कितना हो गया, 135 हो गया। ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री, 60 प्लस 90 कितना हो गया, दैट इज 150। और ये एंगल कितना बचा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना बचेगा इसके बीच में भाई। टोटल समीशन तो 360 होगा ना, टोटल सम 360, तो 360 माइनस 150 माइनस 135, ओके कितना आएगा, कितना आएगा, 150 प्लस 135 कितना हो गया, 285, और 285 75, ठीक है, कितना आएगा ये 75। बस हो गया काम।
तो क्या करने का है, सो लेमीज थ्योरम लगाओ, T1 अपॉन साइन के साथ जो अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल है कितना है 135, साइन 135 इक्वल्स टू 1000 अपॉन साइन 75 इक्वल्स टू T2 अपॉन अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है साइन 150, ठीक है। एक बार इसको लेके सॉल्व करेंगे, तो T1 आ जाएगा और T2 आ जाएगा। तो T1 कितना आएगा इधर से, T1 आएगा दैट इज 1000 इंटू साइन 135 डिग्री अपॉन साइन 75 डिग्री। सिमिलरली T2 कितना आएगा इधर से सॉल्व करेंगे तो T2 आएगा भाई 1000 इंटू साइन 150 डिग्री अपॉन साइन 75 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे भाई T1 और T2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो T1 T2 आ जाएगा। ठीक है, और कितना आएगा वैल्यू, T1 कितना आएगा दैट इज अबाउट कितना आएगा 732 न्यूटन समथिंग, और T2 कितना आएगा यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 5176 लेकिन यहां पे ना आपको एक प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना तो आप साइन 75 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ये तो पता ही नहीं होती है भाई। 30 की पता होती है जनरली, 60 की पता होती है, 45 की पता होती है, 75 की कैसे फाइंड करोगे, कैलकुलेटर तो आपके पास होगा नहीं एग्जाम में। इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया था। यहां पे फंसेगी बात, अभी तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया होगा आपने, ठीक है, लेकिन साइन 75 कैसे बताओगे एग्जाम में। या तो एक तरीका है, वो तरीका भी आपको चलेगा नहीं, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाए कुछ करोगे अगर यहां पे, ठीक है, वो भी नहीं चलेगा। साइन 75 कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक और मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और वो क्या है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मेथड ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। भाई ये जो बॉडी है क्या ये मोशन में होगी, क्या नहीं होगी ना, ये बॉडी तो रेस्ट पे है। ये बॉडी किस पे है, बॉडी तो रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे है बोले तो मतलब स्टैटिक कंडीशन में है ना। अगर बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन तो लगा ही सकते हैं, वो ही लगा देंगे। तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, देखो ध्यान से भाई, देखो ध्यान से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, और कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं भाई, एक तो ये आ रहा है डाउनवर्ड, ठीक है 1000 न्यूटन का, किन्होंने, हाँ वो कर दो आप ना। यस कोई डाउट है फैजन, बोलो प्लीज। फैजन साहब का कोई डाउट हो तो प्लीज बोलो, आप अपना अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। नहीं होगा, चलो कोई नहीं, हो गया होगा, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, अब ध्यान से देखना भाई कैसे सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम। 75 वाली डिग्री जो है आपकी कैसे दूर हो जाएगी, देखो ध्यान से। अब ये दिया हुआ है T1 ना, T1 ऐसे लग रहा है 60 डिग्री पे, इसको मैं कंपोनेंट कर लूं, अगर एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा एक कंपोनेंट इधर जाएगा, इसका इधर वाला क्या होगा, इधर वाला T1, चलो इधर बना के दिखा देता हूं, पहले इधर बना के दिखा देता हूं। ये जा रहा है ना, ये लग रहा है T1, इधर से 60 डिग्री पे लग रहा है ना T1, तो डियर ये कंपोनेंट क्या हो गया T1 cos 60, और ये कंपोनेंट क्या हो गया T1 sin 60। हाँ ओके, तो यहां पे ये किधर इधर लगेगा क्या, दैट इज T1 cos 60, और ये अपवर्ड कितना लग रहा है T1 sin 60। सिमिलरली इधर की तरफ लग रहा था आपका T2 कितने एंगल पे 45 डिग्री पे, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया T2 cos 45, और ये कंपोनेंट कितना हो गया डियर T2 sin 45।
ठीक है। सो ये आ गया आपका T2 sin 45 और इधर आएगा क्या T2 cos 45। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। भाई बॉडी तो स्टैटिक कंडीशन में है ना, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगाओ। क्या बोलता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की? कितनी इक्वेशन है अपने पास? 3 इक्वेशन है, 2 फोर्सेस की और 1 मोमेंट की। दैट इज, तो फोर्सेस वाली कौन सी है? समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू। दो अननोन है ना, T1 T2, 2 इक्वेशन से काम हो जाएगा, तीसरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 2 इक्वेशन से काम बन जाएगा। तो अगर मैं समीशन ऑफ फोर्सेस लेता हूं x डायरेक्शन में, चेक कर लो भाई, x डायरेक्शन में तो 2 फोर्स लगे हुए हैं, ठीक है। इधर वाला पॉजिटिव लोगे तो इधर वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या हो गया T2 cos 45 डिग्री माइनस T1 cos 60, ये मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा। तो क्या आ जाएगा इधर से? दैट इज T2 cos 45 का वैल्यू 1/√2 इक्वल्स टू, उधर चला जाएगा T1 cos 60 का वैल्यू 1/2। ठीक है, तो कितना आ गया? दैट इज T1 इक्वल्स टू √2 इंटू T2। चेक कर लो, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन कहां से आएगा? समीशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में 2 अपवर्ड है, 1 डाउनवर्ड है भाई, तो अपवर्ड फोर्स क्या हो गया? पॉजिटिव ले लेंगे, T1 sin 60 प्लस T2 sin 45 माइनस 1000 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बन गई बात। क्या हो गया? T1 इंटू √3/2 sin 60 का वैल्यू √3/2 प्लस T2 इंटू sin 45 का वैल्यू 1/√2 इक्वल्स टू 1000। भाई यहां पे तो sin 75 नहीं आया ना परेशान करने के लिए आपको, तो क्या करना है? T1 का वैल्यू √2 T2 यहां पुट कर दो। T1 का वैल्यू कितना? √2 इंटू T2 यहां पे पुट कर दो। ये क्वेश्चन डियर सॉल्व हो जाएगा √3/2 प्लस T2 अपॉन √2 इक्वल्स टू 1000। यहां से T2 कॉमन ले लो भाई। क्या कॉमन ले लो? इससे ये कैंसिल हो गया, यहां भी √2 बचेगा। क्या कॉमन ले लो? T2 अपॉन √2 कॉमन आ जाएगा। चेक कर लो, अगर नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख रहा हूं मैं, नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख रहा हूं। क्या आ जाएगा? T2 अपॉन √2 कॉमन आ जाएगा। चेक कर लो, इधर से क्या बचेगा? √3, इधर से क्या बचेगा? +1। √3 + 1 इक्वल्स टू 1000। अब √3 का वैल्यू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता ही होता है 1.73, ठीक है, +1 2.73। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अब थोड़ा सा। sin 75 से तो बच जाओगे ये वाली कैलकुलेशन। अब आप ऑप्शन से इसको आइडिया लगा सकते हो कैलकुलेशन करके कितना होगा। भाई दोनों मेथड है, ठीक है, जो भी आपको सही लगे उससे करो, लेकिन सॉल्व करो प्रॉब्लम को। कैलकुलेशन खुद से ट्राई करो, हाथ से सॉल्व करो जितना हो सकता है, वही हेल्प करेगा एग्जाम में। क्योंकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन होगा ना, जब आप कैलकुलेशन सॉल्व करोगे ना फ्री हैंड से, और जब आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन देख के आपको आइडिया हो जाएगा क्या होने वाला है। तो यहां से डियर T2 फाइंड करेंगे, तो अगेन जो T2 फाइंड करेंगे कितना आएगा? जो पहले आया था वही आएगा। क्वेश्चन तो सेम है ना, 517 था, कितना था? 517.6 न्यूटन। और T2 का वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे, ठीक है, √2 T2 तो T1 मिल जाएगा, और जब T1 मिलेगा वो भी सेम मिलेगा यहां से, जो पहले मिला था 732। ओके, तो सेम प्रॉब्लम को 2 तरह से हमने सॉल्व किया। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर सकते हो। स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी यूज कर सकते हो, और दैट इज लेमीज थ्योरम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि इनपुट क्या दिया हुआ है। इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो भाई। किसी का कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज। यहां तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो भाई एक बार यस नो बता के चलना। हाँ, यस नो बोल के चलना भाई, थोड़ा सा मोटिवेशन भी बना रहता है ना। जब आप लोग प्रॉपर जब कम्युनिकेशन होगा तभी तो मजा आएगा। यस नो बोल के चलना भाई, समझ आया?
ओके ठीक है, और एक ही आंसर आ रहा है आज तो। खालिद जी एक्टिव है सबसे ज्यादा। अक्षत ओके ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है, ओके चलो भाई, चलो ठीक है। आगे अगर हम चलते हैं, आगे मोमेंट की अगर बात करूं तो थोड़ा सा बस टच करेंगे मोमेंट को, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक थ्योरम है डियर, वेरिग्नन्स थ्योरम, उसका एप्लीकेशन बहुत है। जब आगे चल के हम सेंट्रोइड की बात करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे ना, तो वहां पे वो थ्योरम का यूज होगा। और वो थ्योरम किसका है? मोमेंट का थ्योरम है। अभी तक जो हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है, ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है, और पॉलीगन लॉ हमने स्टडी किया है, लेमिस थ्योरम, ये सब किसके लिए है? फोर्सेस के लिए। मोमेंट के लिए सिर्फ एक ही थ्योरम है, वेरिग्नन्स थ्योरम, उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए मोमेंट का बेसिक देख लेते हैं। भाई मोमेंट क्या है? अगर आपको मोमेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे मोमेंट? एम, मोमेंट एम इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं? दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक का भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक का? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको मोमेंट कैलकुलेट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक का? दैट इज बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट। कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट पे आपको मोमेंट फाइंड करना है। मतलब, अरे मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये कि ये अगर सपोज कुछ इस तरह का आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है और ये फोर्स लगा दिया है, सपोज ये P फोर्स लगा दिया है, ओके, इसका लेंथ कितना है? L, लेंथ कितना है? L। ये अगर मैं एक पॉइंट ले लूं A और एक पॉइंट में यहां पे ले लूं B, A पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? X। तो अगर ये पूछ लें कि A पॉइंट पे कितना मोमेंट बनाएगा भाई, ये फोर्स P A पॉइंट पे कितना मोमेंट बनाएगा, तो कितना बनाएगा? P इंटू एक्स, P इंटू एक्स बनाएगा। फोर्स का ये है ना लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन तो ये है, इस लाइन पे फोर्स लग रहा है, इसका A पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही हुआ, फोर्स इंटू डिस्टेंस। सिमिलरली B पॉइंट पे कितना मोमेंट बनेगा? B पॉइंट पे बनेगा P इंटू एल। B पॉइंट पे कितना मोमेंट बनेगा? P इंटू एल। ठीक है, यही अगर बात है तो जल्दी से आप मेरे को बता दो, जल्दी से अगर आप मेरे को बता दो कि ये क्या होगा। ये एक फोर्स एक्ट कर रहा है, दिस फोर्स इज एक्टिंग डियर, दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, ये यहां से 2 मीटर से फोर्स एक्ट कर रहा है डियर 30 डिग्री के एंगल पे। पॉइंट ए पे कितना मोमेंट बनाएगा? सब लोग आंसर करेंगे भाई, पॉइंट ए पे ये कितना मोमेंट बनाएगा? कितना मोमेंट बनाएगा पॉइंट ए पे? ये बोलो, सब लोग आंसर करेंगे। बहुत सिंपल चीज पूछ ली है बिल्कुल। टेन, हर्षित बोल रहे हैं 10, ठीक है, और कोई? पवन भी बोल रहे हैं 10, ठीक है भाई, ठीक है। तो देखो भाई 10 इंटू 2 20 मत बोल देना, यहां पे 20 मत बोल देना। क्या बोला मैंने? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। लाइन ऑफ एक्शन क्या है फोर्स का? यहां पे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? यहां पे देखो, ये है ना फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, आपको कहां पे चाहिए? ए पॉइंट पे चाहिए। क्या ये इस लाइन से इस पॉइंट का क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? क्या ये लेंथ इसके परपेंडिकुलर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो 10 इंटू 2 मत कर देना। इसके दो मेथड है, या तो ए पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो। उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए कर सकते हैं कि ए पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये, ओके। और ये हो गया एक्स। ए पॉइंट से इस लाइन पे क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये हो गया एक्स।
अब या तो ए पॉइंट पे जो मोमेंट होगा या तो आप ऐसे निकाल दो, कितना हो गया 10 इंटू एक्स। अब एक्स का वैल्यू डियर आपको फाइंड करना होगा, एक्स का वैल्यू फाइंड करना होगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप लगाते हो sin 30, तो sin 30 कितना आएगा, x/2 आ जाएगा। ओके, x कितना आ गया 2 इंटू sin 30, sin 30 का वैल्यू 1/2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो कितना आ गया 10 इंटू 1, या तो ऐसे कर लो 10 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर। और इससे भी सिंपल तरीका क्या है, इससे सिंपल तरीका फिर ये है, क्या करने का है, इस फोर्स को रिजॉल्व कर लो। क्या करो, इस फोर्स को ही रिजॉल्व कर लो। ठीक है, ये 10 न्यूटन है, एक तो ये कंपोनेंट बनेगा इसका, ये वाला, ये कितना बनेगा 10 sin 30, 10 sin 30, और एक ये कंपोनेंट बनेगा इसका, ये वाला, ये कितना बनेगा 10 cos 30। अब मोमेंट कितना आएगा भाई ए पॉइंट पे, अब दोनों कंपोनेंट से चेक करना है। ये 10 sin 30 वाला कंपोनेंट ए पॉइंट पे कितना मोमेंट बनाएगा, 10 sin 30 वाला जो कंपोनेंट है इसका ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 2 मीटर है ना। अब ये तो वर्टिकल हो गया ना, तो यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, कितना हो गया 10 sin 30 इंटू 2 प्लस 10 cos 30, कितना मोमेंट बनाएगा ए पे, 10 cos 30 ए पे कितना मोमेंट बनाएगा 10 cos 30 इंटू 0। 10 cos 30 का ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 है, ये तो इसी लाइन पे एक्ट कर रहा है ना, ए वाई लाइन पे ही। तो कितना मोमेंट बना, दैट इज यहां से भी आप फाइंड करोगे तो कितना आएगा 10 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर। ठीक है भाई, जैसे भी आपको सही लगे वैसे कर लो, या तो फोर्स को रिजॉल्व कर लो, ठीक है, या क्या करो डायरेक्ट जो भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वहां से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लो। जो भी मेथड आपको सही लगे उससे सॉल्व कर लो, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, वो पूछता हूं, चलो बताओ, सब लोग आंसर करेंगे। सपोज ये कोई एक बार है, क्या है, एक बार, ओके, और ये बार यहां पे ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन, ये बार यहां पे एक बस सपोर्ट पे रखी हुई है, ऐसे इधर से हिंज वगैरह कुछ नहीं है, एक सपोर्ट पे रखी हुई है बस। ऐसे बोल सकते हो कि ये है फोन, ये जैसे अगर मैंने सपोज ये सपोर्ट लगा दिया नीचे 2 उंगलियों का, ये ऐसे रखा हुआ है फोन, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे प्लेस किया हुआ है इसको, सिंपल। ठीक, अब ये बोल रहे हैं कि जो वेट है ना बार का, वेट ऑफ बार, वेट कितना है भाई बार का, बार का वेट बोल रहे हैं ये 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, और बोल रहे हैं लेंथ कितना है बार का, लेंथ कितना है बार का 2 मीटर्स, ये बोल रहे हैं बार का टोटल लेंथ 2 मीटर है। ठीक, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये बोल रहे हैं कितना 1.4 मीटर, और आगे का जो डिस्टेंस कितना बचा 0.6 मीटर। ओके, अब ये बोलते हैं कि यहां पे एक लोड लगाया W, भाई ध्यान से देखना प्रॉब्लम, यहां पे बिल्कुल इस वाले कॉर्नर पे क्या किया, लोड W अप्लाई किया, W। आपको क्या बताना है, ध्यान सुनना, व्हाट शुड बी दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ W, व्हाट शुड बी दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ W, W को कितना मैक्सिमम में यहां पे अप्लाई करूं, W में कितना मैक्सिमम यहां पे अप्लाई कर सकता हूं, सो दैट बार शुड नॉट टोपल अबाउट O, बार शुड नॉट टोपल अबाउट O, ये अगर O पॉइंट है तो क्या मतलब है, क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं भाई यहां पे आपने लोड लगाया W, कुछ इसने रेजिस्ट किया, कुछ आप जैसे जैसे अगर लोड इंक्रीज करोगे आप कितना यहां पे मैक्सिमम W लगा सकते हो कि ये भाई अगर ये ऐसे हुआ टॉपल होगा तो ओके अबाउट ही तो होगा, ओके अबाउट टॉपल हो जाएगा ऐसे, है ना, ओके अबाउट टॉपल हो जाएगा ना ऐसे। तो मैक्सिमम कितना W अप्लाई कर दूं कि ये ओके अबाउट टॉपल ना हो, तो वो
वो मैक्सिमम लोड क्या हो सकता है, जहां तक ये बियर कर लेगा, टॉलरेट कर लेगा, टोपेल नहीं होगा, उसके बाद टोपेल होना स्टार्ट हो जाएगा। वो बताना है आपको, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा W का। ठीक है, चलो भाई आंसर करेंगे अब सब लोग, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए भाई किसका आया आंसर, किसने किया क्या सॉल्व, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। सोचो सोचो क्या कर सकते हैं इसमें। नहीं बताओगे तो करें फिर सॉल्व। देखो भाई, देखो क्वेश्चन ये एक ही लाइन में सॉल्व होगा, क्वेश्चन एक ही लाइन में सॉल्व होना है ये। सबसे पहली बात तो ये है, ये जो वेट दिया हुआ है ना बार का 30 न्यूटन, 18 आंसर आया अक्षत का। ओके ओके, चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं। जो वेट दिया हुआ है ना, वेट किधर एक्ट करेगा भाई, वेट तो सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा ना। वेट किधर एक्ट करेगा इसका बार का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां आएगा इसका भाई, ये 1.4 है, ये 0.6 है, टोटल 2 है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सेंटर पे तो होगा, हाफ पे। ठीक है, तो यहां पे कहीं पे होगा इसका CG, ये हो गया इसका CG, यहां पे एक्ट करेगा ना वेट W। कितना है इसका वेट, 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। तो O पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे हुआ ये, O पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे हुआ डियर, 0.4 मीटर पे हुआ ना। ये सेंटर पे होगा ना ये। तो इधर से अगर मैं देखूंगा, इधर से तो 1 मीटर पे आएगा ना, टोटल अगर 2 मीटर है तो इस वाले एंड से 1 मीटर पे होगा। ये कितना बचा 0.4, कितना बचा 0.4। अब ध्यान से देखना, ये 30 इंटू भाई मोशन जो होगा वो किसके अबाउट होगा, जो मूवमेंट होगा वो तो O के अबाउट होगा ना। तो O के अबाउट मूवमेंट को बैलेंस कर दो। क्या करो देखो, ये 30 इंटू 0.4, 30 इंटू 0.4 क्या करने का ट्राई करेगा, 30 इंटू 0.4 इसको इधर की साइड घुमाएगा ना, इधर की साइड ऐसे ऐसे घुमाएगा 30 इंटू 0.4। ठीक है, कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। और W इंटू 0.6 इसको ऐसे घुमाएगा, इधर से ऐसे घुमाएगा, W इंटू 0.6 इसको ऐसे घुमाएगा, ये इसको इधर घुमाएगा और ये इसको इधर घुमाएगा। जब तक ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं तब तक ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, टॉपेल नहीं होगा O के अबाउट। ठीक है, दोनों में से कोई भी अगर मूवमेंट ज्यादा हो गया तो उधर की साइड ये टॉपेल हो जाएगा। ठीक है, आप W को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, एक पॉइंट आएगा जैसे ही W इंटू 0.6 इससे ज्यादा होगा तो ये इसके अबाउट टॉपेल हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन, इट मींस W इंटू 0.6, ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 30 इंटू 0.4। खत्म, एक ही लाइन में सॉल्व होना था। W कितना आया, 30 इंटू 0.4 बाय 0.6।
इसको 2 से कैंसिल करेंगे 2, ये कितना आ गया 3, 3 10, 10 इंटू 2 20 न्यूटन आंसर आएगा भाई, खत्म। तो W का आप कितना लगा सकते हो मैक्सिमम कि इसके अबाउट टॉपल नहीं होगा, 20 न्यूटन लगा दो। 20 न्यूटन से ज्यादा, जैसे आप 20 न्यूटन से ज्यादा करोगे W को, तो ये इसकी वजह से, इस वाले मोमेंट की वजह से ओके अबाउट टॉपल हो जाएगी। क्लियर हुआ भाई सबको? 20 आंसर आया था पवन का, वेरी गुड पवन, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, ये सबको क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, किसी को इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी नहीं समझ में आया तो बोलो। इसके बाद एक के बस वेरिगेंस थ्योरम करेंगे, उसके बाद आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में डियर लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फ्रिक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा वहां से जरूर, फ्रिक्शन से क्वेश्चन आना है। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ पूछना हो? नो, ठीक है उमर। चलो भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेरिगेंस थ्योरम। क्या बोलती है वेरिगेंस थ्योरम? वेरिगेंस थ्योरम ये बोलती है कि द मोमेंट ऑफ एनी फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द algebraic sum of moments of their components about the same point। मतलब क्या है? मतलब ये है, ध्यान से देखो, मतलब ये है, ये बोलता है कि सपोज एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल पे नंबर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ये लगा F1 फोर्स, ये लगा F2 फोर्स और ये लगा F3 फोर्स। सपोज किसी पार्टिकल पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले अगर आपको मैं बोलता हूं इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करो, तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करो, तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करोगे आप? समीशन करके, वेक्टर समीशन करके। ये आ गया F1, ये आ गया F2 और ये आ गया F3। ठीक है, तो जो क्लोजिंग साइड होगी, क्लोजिंग साइड क्या रिप्रेजेंट करेगी? इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी ना, यही तो क्लोजिंग साइड है, ये क्लोजिंग साइड, ये हो गया R। तो R क्या है? R इज द रिजल्टेंट और वेक्टर समेशन ऑफ दीज फोर्सेस F1, F2, F3। ठीक है भाई, R क्या हो गया? इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है। R क्या है? इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं कोई भी एक रैंडम अगर पॉइंट ले लूं, यहां पे ये O पॉइंट, ठीक है, कोई भी रैंडम मैं O पॉइंट ले रहा हूं, और अगर मैं ये बोल रहा हूं कि x1, x2 एंड x3 आर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम F1, F2 एंड F3। F1, F2 और F3 से कहां तक? टू पॉइंट O। पॉइंट O तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1, x2, x3 है भाई। मतलब जो ये है ना, मतलब कहने का ये है, जो F1 है, तो F1 फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसका O1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये x1 है। ठीक है, सिमिलरली ये अगर दैट इज F3 है, F3 फोर्स का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? x3 है। x2 फोर्स, F2 फोर्स है, इसका O पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? x2 है। ये सो डियर, तो F1 फोर्स O पॉइंट पे कितना मोमेंट बनाएगा? F1 इंटू x1, इतना ही तो बनाएगा ना। F2 फोर्स O पॉइंट पे कितना मोमेंट बनाएगा? F2 इंटू x2 इतना बनाएगा। और F3 फोर्स O पॉइंट पे कितना मोमेंट बनाएगा? F3 इंटू x3, इतना ही तो बनाएगा। और जो इनका रिजल्टेंट है R, इनका रिजल्टेंट इधर की तरफ जा रहा है ना कहीं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, R, इनका रिजल्टेंट कुछ इधर की तरफ जा रहा है ऐसे, ये R। और अगर मैं साथ में ये भी बोल दूं क्या कि x इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहां से? R से O पॉइंट तक, तो जो R है वो O पे कितना मोमेंट बनाएगा? R O पे कितना मोमेंट बनाएगा? R इंटू एक्स। और R क्या है? इन तीनों का रिजल्टेंट। ठीक है भाई, x1, x2, x3
फोर्स F1 F2 F3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है O की, तो F1 फोर्स मोमेंट बनाएगा, F1 X1 F2 बनाएगा, F2 X2 F3 बनाएगा, F3 X3। R जो इन तीनों का रिजल्टेंट है उसका O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में बोल रहा हूं, सपोज X है, तो R O पॉइंट पे कितना मोमेंट बनाएगा, दैट इज R इंटू X। तो वेरिगनस थ्योरम क्या बोलती है, वेरिगनस थ्योरम सिर्फ ये बोलती है कि ये जो इंडिविजुअल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ना किसी पार्टिकल पे, ये जितना भी मोमेंट बनाएंगे किसी पॉइंट के अबाउट, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं मोमेंट्स को, ये जो इंडिविजुअल फोर्सेस के मोमेंट है इन सबको किसी भी पॉइंट के अबाउट जो भी मोमेंट बनाएंगे इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा जो इन तीनों का रिजल्टेंट फोर्स है ना R, वो जो मोमेंट बनाएगा अबाउट द सेम पॉइंट। ये है मतलब कहने का। F1 F2 F3 इंडिविजुअल फोर्सेस एक्ट कर रहे थे किसी पॉइंट पे, तो ये इंडिविजुअल जो भी मोमेंट बनाएंगे किसी पॉइंट के अबाउट, अरे उन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, सबका समीशन ले लूं मोमेंट्स का, तो वो जो मोमेंट का समीशन होगा वो इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट जो मोमेंट बनाएगा सेम पॉइंट के अबाउट उस मोमेंट के इक्वल होगा। ओके, दैट मींस समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट। लिखना है तो लिख लेना भाई, इस वाले डेफिनेशन से अलग है ये वाला डेफिनेशन, ये बुक का डेफिनेशन है, मैं अपना बता रहा हूं। समेशन ऑफ मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। बस ये है वेरिगनस थ्योरम, और भाई इसको बहुत यूज करने वाले हैं आगे चल के, और ये एकमात्र थ्योरम है जो किसके लिए है, मोमेंट्स के लिए, मोमेंट के लिए। बाकी अभी तक के हमने जितने भी लॉ देखे हैं वो किसके ऊपर है, फोर्सेस के ऊपर। इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो बोलो भाई। ये सबको क्लियर है, यस और नो बताओ। किसी को कोई डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो बोलो यहां पे। ये क्लियर? चलो, अब किसी को कोई भी डाउट हो, कोई कुछ पूछना हो, जैसे कि अगर मैं देख रहा हूं फैजान शायद कुछ पूछना चाह रहे थे, ठीक है, फैजान शायद कुछ पूछना चाह रहे थे। अब पढ़ाई इतनी करेंगे आज, चैप्टर ये हो गया है, उसके बाद अब हम कल से फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और मैकेनिक्स में पता है क्या खास बात है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना वो पहले से इतना लिंक नहीं होगा, वो नेक्स्ट फ्रेश उसका स्टार्ट होगा। अगर किसी ने ये फर्स्ट चैप्टर नहीं लगाया तो उसको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है कि उसको नहीं समझ में आएगा। तो ये आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप देखते रहना, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आज लेक्चर में इतना ही पढ़ाई करेंगे। अब किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, कुछ सुनाना है तो बोलो। माइक्स आप सबके अब ओपन है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, पूछ सकते हो, बता सकते हो। किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी किसी भी चीज के रिगार्डिंग? कोई डाउट नहीं है किसी को? तो फिर एंड करते हैं सेशन को। हाँ ठीक है भाई, अरे खालिद साहब शुक्रिया, शुक्रिया, ठीक है, खुश कर देते हैं ना कभी कभी ऐसे कमेंट आ गए। अभी ये फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है डियर ना, ये भी थर्ड लेक्चर है, इट इज ओनली थर्ड लेक्चर। पूरा सिलेबस है डियर। आपकी ब्रांच कौन सी है, सिविल है कि मैकेनिकल है? मैकेनिकल का सिलेबस डियर 2 to 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, एक बार दोबारा बोलोगे प्लीज कि अच्छा अदर सब्जेक्ट कब स्टार्ट होंगे? ठीक है, देखो अभी क्या होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका यहाँ हार्डली कितना, ये 10 लेक्चर्स लगते हैं, इसमें 3 लेक्चर्स हो गए। नेक्स्ट वीक में आपको हम इसको वाइंड अप कर देंगे, उसके बाद सेपरेट सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम 2 सब्जेक्ट्स आपके स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू ना।
हाँ जी बिल्कुल सेंड करेंगे, आपको मंडे तक इसका पूरा वर्कबुक मिल जाएगा मैकेनिक्स का, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आपको वर्क, अरे अगर सॉल्यूशन दे दिया तो फिर इसको क्या बेनिफिट है, आंसर की होगी, जो नहीं सॉल्व होंगे वो तो फिर आप डाउट लोगे ना क्लास में, सर ये इस वर्कबुक का, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो फिर हम एक लेक्चर रखेंगे वर्कबुक का, इसमें जिसको जो भी डाउट है वो बताओ। हाँ 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 मैं समझ गया हूं, देखो वही हम मैनेज करने का ट्राई कर रहे हैं। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें मोस्टली जो वर्किंग वाले हमारे साथ हैं, तो संडे को मोस्टली सबका ऑफ है, उसमें हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे संडे में। संडे सैटरडे हमारा ऑफ ही रहेगा, सैटरडे संडे हमारी क्लास चलेगी, इनिशियली मंडे ऑफ रखेंगे हम, 6 डे वर्किंग रहेगा, और अगर एग्जाम बहुत पास होगा तो फिर 7 डेज वर्किंग रहेगा, मतलब 7 डेज आपकी क्लासेस चलेंगी, इस तरह से। ओके ओके मैम, ठीक है, फिर इसको करते हैं, आज के लिए इतना ही एंड करते हैं, कल मिलते हैं भाई, ठीक है, कल हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे फ्रेश। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, ओके।